उत्तराखंड सरकार की सबसे पहली नीति तो ये होनी चाहिए कि हमें यहाँ की लोक संस्कृति को प्रमोट करना, और प्रमोट करने के लिए आवश्यक घोषणा होनी चाहिए कि स्कूल और कॉलेजेस में यहाँ की संस्कृति और कला को पढ़ाया जाए। जिस तरह के हाई स्कूल में बच्चों के सिलेबस में क्लासिकल म्यूज़िक होता है, क्लासिकल म्यूज़िक के साथ हमारी ढोल का वादन और ढोल की गायकी जैसी चीज़ें में उसमें शामिल होनी चाहिए। दूसरा, हमारे जो सरकार है उस सरकार को हायर एजुकेशन में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें क्षेत्रीय संगीत और संस्कृति का सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ सरकार से मान्य होती है आम आदमी ये समझता है इसकी वैल्यू है। जो सरकार के कागज़ों में नहीं होती, अखबार में नहीं होती, किताबों में नहीं होती, आम आदमी उसको सोचता है बहुत महत्व की चीज़ नहीं है। जब सरकार इसको, जिस तरह के पिछली सरकार ने एक अच्छा काम किया कि स्कूल के सिलेबस के लिए गढ़वाली, कुमाऊनी, रंग भाषा और जौनसारी का एक सिलेबस तैयार किया और वो उन्होंने उसको पढ़ाना भी शुरू कर दिया। इसकी एक नीति होनी चाहिए, कुछ खास लेवल तक एक छोटा सा हिस्सा, चाहे कोई इस प्रदेश में कोई भी किसी भी समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनको छोटा सा हिस्सा उसकी इस भाषा का और संस्कृति का समझना चाहिए, क्योंकि इससे एक आपस में एक समझदारी बनेगी, एक सौहार्द बनेगा। ये तो सिलेबस की बात हुई। दूसरा, सरकार को जो हमारी संस्कृति को जानने वाले, कलाओं को जानने वाले, गीतों को जानने वाले लोग हैं, ज़्यादातर 60 साल के ऊपर के लोग हैं और वो कभी भी इस दुनिया से कूच कर सकते हैं। सरकार को एक बहुत कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिस तरह से कोई मरीज़ आखिर हालत में वेंटिलेटर पर रखा जाता है आखिर समय पे, उसी तरह जो है हमारी कुछ जो कलाएं हैं वो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई हैं, उनको अगर हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए वो इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि वो कोई अंधविश्वास से भरी हुई चीज़ें हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 1996 में मैंने अगस्तमुनि में 2 गायक बचे हुए थे महाभारत गाने वाले। 62 दिनों तक जो महाभारत गाया जाता था और जिसको जब मैंने डॉक्यूमेंट किया तो वो 1000 पेज का बना, दुनिया का सबसे बड़ा लोक महाभारत। ऐसी चीज़ों को अगर हम अगर उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते तो दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता। इसी तरह बहुत सारी हमारी कलाएं हैं, अगर हम उनको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो दुनिया से वो चली जाएंगी। संस्कृति है, पुरोला में एक ज़माने में 30,000 लोग मौन मेले में भाग लेते थे, उसके नियम थे, कायदे थे, कानून थे, टिमरू पाउडर कैसे बनाया जाता था, उसको कैसे पीसा जाता था, क्या होता था, ये सारी चीज़ें समाप्त होने लग गई। तो हमको इन परंपराओं को, इन कलाओं को, इन गीतों को, इस भाषा को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और जो उत्तराखंड सरकार ने एक गुरु शिष्य परंपरा वाली बहुत बढ़िया स्कीम है, लेकिन उस स्कीम की एक खामी ये है कि आप एक ज़िले में पूरे गढ़वाल में 6 आदमियों को गुरु शिष्य परंपरा की वो दे रहे हैं, फेलोशिप दे रहे हैं। ये एक ज़िले में कम से कम 25, 30, 40 लोगों को, ऐसे कलाकार हैं, उनको गुरु शिष्य परंपरा से इनका नॉलेज आगे ट्रांसफ़र होना चाहिए। जब राजस्थान में ऐसा हो सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? राजस्थान में चाहे अलगोजा वादन है, या वो है रावण हत्ता है, या मांड गायकी है, या कालबेलिया है, जो भी परंपरा है उसके गुरुओं को 10,000 रुपये की पेंशन दी जाती है और उनको सिर्फ 5 विद्यार्थी रखने होते हैं और 5 विद्यार्थियों को भी वजीफा दिया जाता है। तो अगर राजस्थान की कला आज पूरे विश्व में घूम रही है, इसका कारण यही है कोमल कोठारी जी ने उनको जो एक विज़न दिया था और उन लोगों ने जो उसको एक्सेप्ट किया, इसलिए आज राजस्थान में डिज़र्ट महोत्सव, डिज़र्ट फेस्टिवल जैसा उत्सव होता है और जिसमें पूरे विश्व के लोग देखने आते हैं। हमारे पास तो राजस्थान से ज़्यादा है, लेकिन हम उसको संवार नहीं पा रहे। वहाँ पे सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड में मैं गया, वहाँ देखा एक छोटा सा लाइट एंड साउंड का शो था, कुछ भी नहीं था, उन्होंने लाइट एंड साउंड से एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत की थी और उसमें बहुत ज़्यादा इतना आकर्षक भी नहीं था, लेकिन उसमें 20,000 लोग एक शो में बैठे और 20,000 लोग दूसरे शो में मेरे सामने बैठे और हर एक ने $20-20 का टिकट लिया। तो 2 घंटे में उन्होंने अपने टूरिज़्म के लिए इतना कमाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, मसूरी, नैनीताल घूम के होटलों में खाना खा के वापस चले जाते। हमारे पास उनको पैकेज करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा एक विज़न नहीं है, हमारी एक पॉलिसी नहीं है।